तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी में इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी में प्रेम करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करें। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्री क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक नया टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जी हाँ, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का बहुत ही जोरदार तरीके से फील लिया, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ा, जिसमें हमने बोला प्रिंसिपल्स दो होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक टेक्निक थी जिसका नाम था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उस पूरी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा और उसका पहला एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा। अब उसके बाद हमें देखना है आज का वीडियो में टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है हमारा टॉपिक? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, अभी शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने है ना, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जिसके पहले टूल में हम आज पढ़ेंगे हमारा पहला टूल, दैट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा टूल है भाई? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके सर, समझ गए, हमें इस टूल के बारे में पढ़ना है। चलो भाई, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमें कवर करना है हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके लिए शुरू करते हैं, आ जाओ भाई, बड़े आगे। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्चुअल में क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन आपको पता होना चाहिए। हमने देखा भी था पिछले वीडियो लेक्चर में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हमारा पसंद का जीन, ऐसा जीन जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। मान लो हमने कोई एक जीन ले लिया जो हमारे इंटरेस्ट का है। ऑफकोर्स हमने ये जीन लिया है ना, हमने कोई डीएनए से काटा। मान लो कोई डीएनए था किसी ऑर्गेनिज्म का, XYZ ऑर्गेनिज्म का डीएनए था, हमने उससे ये वाला जीन हमें चाहिए। कहाँ चाहिए? हमारा ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर। पर डायरेक्ट इसको नहीं डाल सकते, हम क्या चाहिए? वी नीड समथिंग कॉल्ड एज वेक्टर। वेक्टर का काम क्या होता है? जो ट्रांसमिशन करा दे हमारे जीन का। हमें इसको किसी वेक्टर में जोड़ना पड़ेगा जिससे हो जाएगा। जनरली हम कैसे वेक्टर लेते हैं? प्लाज्मिड को लेते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए, या फिर डीएनए बोल सकते हैं, कुछ बाहर पड़ा हुआ डीएनए जिसके अंदर एबिलिटी होती है, जो अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है ना। ऐसे को बोलते हैं प्लाज्मिड। छोटे छोटे होते हैं प्लाज्मिड्स। हम इस प्लाज्मिड में, जैसे मान लो कोई एक प्लाज्मिड है, हमें इस प्लाज्मिड में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स करना है और इसमें ले जाना है। कैसे फिक्स करेंगे? पहले अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेंगे, ये कट करके बाहर निकाल लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे? इस वाले को इसके इतने हिस्से को काटेंगे, हमने इसके इतने हिस्से को काट लिया। अब हम कट करने के बाद क्या करेंगे? इसको इसमें फिट करेंगे। ये देखो हमने फिट कर दिया, और अब हम इस फिट करे कराए को इसके अंदर ट्रांसमिट करेंगे। ऐसे ये ट्रांसमिट कर दिया, ऐसे काम होता है। पर ये काम में हमने जो बोला कि हमने इसको यहाँ से कट किया, हमने इसको यहाँ से कट किया, इसको इतने हिस्से को कट करके बाहर निकाला, इसको यहाँ से कट करके यहाँ निकाला। तो कट कैसे किया? कट किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद दिस इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसलिए इसको बोला टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई थिंक आपको इतना समझ तो आ गया होगा। चलो, ओवरव्यू तो हो गया। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, है ना। क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? जरा डिटेल में समझते हैं, देख लेते भाई। हेडिंग डाल लो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में, है ना भाई। किसके बारे में बात करेंगे? हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, कैसे इसकी डिस्कवरी हुआ क्या एक्चुअल में। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो होता है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, फेमिलियर हो। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, इसके ऊपर T2 बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस जो होता है वो अटैक करता है। T2 बैक्टीरियोफेज कोई वो नहीं है, इट्स अ वायरस, है ना। ये मैंने ऐसे ही बना दिया एक रफ स्केच। और ये जो वायरस है ये हमला करता है, किस पे हमला करता है? ये एक T2 बैक्टीरियोफेज इसका नाम है। ये एक वायरस है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ध्यान रखना। कुछ लोग इसे बैक्टीरिया कह देते हैं, ये एक वायरस है। ये वायरस जो है इस बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है। ओके, कैसे करता है? ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल देता है, पेनिट्रेट करता है, और फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई के जेनेटिक मटेरियल के साथ लिंक करके अपनी कॉपी बनवा लेता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बनवा लेता है। जैसे मान लो ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए, और जैसे ही बहुत सारी इसकी कॉपी बन जाती हैं, ये इस बैक्टीरिया को फाड़ देता है, इस बैक्टीरिया को फाड़ देता है, और पूरे बैक्टीरिया जो है वो, पूरे वायरस जो है वो बाहर निकल जाते हैं।
अब इससे बैक्टीरिया का तो नुकसान हुआ ना, कुल मिला के इनने इनका यूज़ कर लिया। बैक्टीरियोफेज ने क्या करा, इस वायरस ने क्या करा, अपना डीएनए उसमें लिंक करा के अपना काम करा के इसको फेंक दिया, मतलब यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो काम कर दिया। तो इससे इकोलाई बैक्टीरिया का नुकसान हो रहा था। तो इकोलाई ने कहा कि भैया हम भी हार नहीं मानेंगे। इकोलाई बैक्टीरिया ने इस मैकेनिज्म से बचने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए 2 एंजाइम का यूज़ करा। इकोलाई के अंदर 2 एंजाइम थे, दैट वॉज फर्स्ट मिथाइलेस और सेकेंड वॉज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यही आपका क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके सर, समझ गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेस क्या करता था, ऐड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। ये क्या करता था, ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। एक्चुअल में ये क्या करता था, ये मिथाइलेस एंजाइम क्या करता था, इसका नाम ही क्या है, मिथाइलेस। ये क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था डीएनए के ऊपर। बैक्टीरिया का जो डीएनए उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। इससे क्या होता था, ऐड होने के कारण, इस मिथाइल ग्रुप लगने के कारण वहाँ से जो वायरस का डीएनए है वो इस पर अटैच नहीं हो पाता था। अटैच नहीं हो पाता। देखो इसको थोड़ा कॉमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, इसको कंसेप्चुअल वे में थोड़ा ना लेना, सिर्फ याद करने के लिए समझना कि ऐसा समझ लो कि देखो वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल भेजा। अब वायरस ने जैसे अपना जेनेटिक मटेरियल भेजा, ये क्या करता है, मिथाइलेस अपने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ देता है। तो वायरस पहले पूरा बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को रीड करता है, हाँ ये तो इकोलाई चेक करता है, हाँ कि इकोलाई है कि नहीं है। फिर जब उसने देखा कि अरे नहीं, इसमें एक मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है, तो उसे लगता है कि अरे ये तो मिथाइल ग्रुप, मतलब ये तो इकोलाई नहीं है, ये कोई और बैक्टीरिया है, गलत आ गए। और तो फिर वो वहाँ पर अपना काम नहीं कर पाता या अपना एक्शन नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो इकोलाई बच जाता है। मतलब समझ रहे हो, उल्लू बना दिया भाई, है ना। मिथाइलेस क्या करता है, मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है उस पर बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर, जिसके कारण जो वायरस का डीएनए वो उल्लू बन जाता है कि भैया अरे ये तो कोई और है। समझ आया। अब सिमिलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता था, ये कट कर देता था। ये क्या करता था, कट द डीएनए फ्रेगमेंट। ये क्या करता था, सीधे काट ही कर देता भाई, ये काट पीट देता था भाई, है ना। ये गुस्से वाले लोग हैं भाई। इनने देखा कोई आया, इसको ऐसे समझो, ये इनने देखा आया तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता था, कट कर देता था, है ना। अब ये कट करने के कारण क्या होता था, वो काम का बचता ही नहीं था और आपका पूरा इकोलाई जो वो बच जाता था। ऐसे करके पता चला कि अच्छा, मतलब कोई एंजाइम है जो डीएनए कट भी कर सकता है ना। उसका जेनेटिक मटेरियल कट कर रहा है, मतलब कट क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल, मतलब ऐसा कोई एंजाइम भी जो जेनेटिक मटेरियल कट कर सकता है। वहाँ सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हुआ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। आई होप आपको समझ आया हो कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे डिस्कवर हुआ, आपके ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। आया आपको समझ में, बिल्कुल आया। रब कर दूं भाई, देख लो, कर देते हैं रब। चलो, अब इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने बात करी, अब जरा हम इसकी बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में, कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। नेमिंग के ऊपर बात करते हैं ना, कि सर इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझाओ। इसकी नेमिंग ऐसे करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, EcoR1। सर EcoR1 क्या है, समझाता हूँ। देखो, ई का मतलब ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। इसमें जो सबसे पहला लेटर होता है वो इंडिकेट करता है जीनस नेम। क्या होता है वो पहला लेटर, जीनस नेम, जिधर से लिया गया उसके जीनस का नाम। अगले जो 2 लेटर होते हैं वो स्पीशीज नेम का आइडेंटिफाई करते हैं, स्पीशीज नेम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्पीशीज नेम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जिस भी प्रोकैरियोटिक सेल से इसको लिया जाता है उसकी स्पीशीज़ का नाम, इसके अगले 2 शब्द होते हैं। जिस भी प्रोकैरियोटिक सेल से इसको निकाला गया उसके स्पीशीज़ का नाम होता है। अगला क्या है, ये आर क्या है, रफ। ये आर का मतलब क्या, रफ। ये रफ स्ट्रेन है का बैक्टीरिया है कि स्मूथ स्ट्रेन का है, क्या है, तो वो हो गया। और अपन ये क्या है भैया, ये आई नहीं है, ये रोमन नंबर का 1 है। रोमन नंबर में लिखते हैं ना 1 2 3, है ना, ये वही वाला रोमन नंबर है, तो ये 1 लिखा है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ इसलिए इसका 1 है। सेकंड नंबर पे जो आइडेंटिफाई हुआ होगा उसका नंबर 2, थर्ड पे उसका नंबर 3, ऐसे करके जिस नंबर पे जो आइडेंटिफाई होता है उसका नंबर हम यहाँ पे रोमन नंबर में लिख देते हैं। ठीक है, आप समझो जरा, जैसे क्योंकि ये सबसे पहला हमने अभी क्या बोला, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर आइडेंटिफाई करा था हमने सबसे पहला, इसलिए इकोलाई का ई एस्चेरिचिया, कोकोलाई, आर से रफ स्ट्रेन और 1 से मतलब सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है। तो कोई भी अगर हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देना है तो हमें कैसे देना पड़ेगा, पहले उसके जीनस का नाम, उसके अगले 2 अक्षर कैसे होंगे, उसके स्पीशीज का नाम, उसका अगला होगा उसका स्ट्रेन का नाम, और उसका लास्ट में होगा एक रोमन नंबर जो कि बताएगा कि कौन से नंबर पे इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। अगर ये आपको समझ आ गया, बढ़िया आ गया, तो ये ऐसे करके इसकी नामकरण को किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नामकरण के बाद हम देखते हैं
इसका क्लासिफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन सर मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है समझो। क्लासिफिकेशन का मतलब ये, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि हमें मिला था कहाँ पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि हमें मिला था इकोलाई के अंदर। दूसरा एक और प्रकार का होता है दैट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस ये भी होता है। अच्छा, ये कौन सी फैमिली से आते हैं, तो भैया दोनों में न्यूक्लियस लग रहा है, ये न्यूक्लियस फैमिली से आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से आता है, न्यूक्लियस का इसकी क्लास कौन सी है, बोलते हैं इसकी क्लास है न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा ना, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, उसी में इसकी क्लास को ऐसे, उसी में बात कर रहे हैं, उसी के टर्म्स में इसकी क्लास कौन सी, न्यूक्लियस क्लास है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसके नाम से आ रहा है। इसका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये कट करता है इन बिटवीन, है ना, कट इन बिटवीन, कट इन बिटवीन टू फ्रेगमेंट्स, है ना, ये बिटवीन में कट करता है, बीच में कट करता है। किसी डीएनए के बीच में जब कट मारना हो, अंदर की तरफ जब कट मारना हो, स्पेसिफिक पोजीशन में, कट इन बिटवीन, बिटवीन स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे जब अंदर की तरफ पे कट मारते हैं तो हम वो यूज़ करते हैं एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, कट आउटसाइड, कट एट कॉर्नर्स। जब हमें बाहर की तरफ में काटना, मान लो ये दो डीएनए और हमें कट यहाँ कहीं मारना बिल्कुल कॉर्नर पे, तो हम यूज़ करते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो कट एट द कॉर्नर्स पे कट करने को हेल्प करता है, जस्ट बिसाइड द कॉर्नर्स पे, है ना। और एंडोन्यूक्लियस जो वो बिल्कुल बीच का, जब कोई दो सेगमेंट के बीच का हम डीएनए काट रहे हैं तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो समझ आया, दो प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक जगह पे बीच में कट मारता है, और एक्सोन्यूक्लियस बाहर कॉर्नर्स पे जब कट मारना होता है तब यूज़ करते हैं। ओके, आया समझ में। चलो, तो ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन की बात भी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक्स, है ना, थोड़ा सा बेसिक्स की बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्या, फंक्शनिंग के ऊपर, कि ये फंक्शन कैसे करता है ना। फंक्शनिंग के ऊपर अगर मैं बात करूं, फंक्शनिंग के ऊपर बात करूं तो ये काम कैसे करता है, तो समझो, मुझे अपना फिर से पहले क्या चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, कहीं से किसी फॉरेन डीएनए से मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लूँगा, है ना। तो ये मान लो कोई XYZ फॉरेन डीएनए है, मान लो ये कहीं का फॉरेन डीएनए है, कहाँ पे है, ये रहा, ये है ना, ये मेरा कहीं से मैंने फॉरेन डीएनए उठाया, ये फॉरेन डीएनए, इसके सीक्वेंसेस में GATTC, है ना, और यहाँ पर भी क्या, GAATTC, देखो मैच कर लो, हो गया, C का G, T का A, T का A, A का T, A का T, T का G, है ना, मैच हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ, ये मान लो ये क्या है, ये आपका वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मतलब क्या होगा, वेक्टर मतलब जिसमें हमें जोड़ना है ना, जिसमें हमें जोड़ना, जो लेके जाएगा हमारे सीक्वेंस। यहाँ पर भी मानो यही सीक्वेंस है, GATTC, यहाँ पर क्या होगा, GATTC। अब जरा ध्यान से समझना क्या बोलती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लिखती है कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर किसी को नहीं काटता है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को काटता है, जिसे हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसे हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर किसी को नहीं काटता। एग्जांपल ले लो यहाँ पर छोटा सा, जैसे कि मान लो कोई ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और कोई सीक्वेंस है GGGC, तो वो GGGC को ही काटेगा, वो कभी भी CCCG को नहीं काटेगा, GGCC इसको भी नहीं काट, वो सिर्फ किसको काटेगा, GGGC। मतलब हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हर सीक्वेंस को नहीं काटता। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही काटेगा, और उस सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस, है ना। समझ आया आपको, जी हाँ, समझ आ गया कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग अलग होता है, और हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे कट मारता है। ओके, और कट भी स्पेसिफिक जगह पे मारता है। अगर वो कट मान लो G में, अगर C और G के बीच में कट मार रहा था, तो कभी C और C के बीच में कट नहीं लगेगा, हमेशा कट कहाँ लगेगा, C और G के बीच में ही कट लगेगा। और एक और चीज़, इट कट बिटवीन पैलिंडोग्रामिक सीक्वेंस, क्या, पैलिंडोग्रामिक सीक्वेंस के बीच में कट मारता है। पैलिंडोग्रामिक सीक्वेंस के बीच में, स्पेलिंग सही कर लो, पैलिंडोग्रामिक सीक्वेंस के बीच में ही कट मारता है। पैलिंडोग्रामिक क्या होता है समझो, जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया मलयालम, क्या दिया, मलयालम। अब इस वर्ड को आप यहाँ से पढ़ो मलयालम, इधर से पढ़ो
यालम, मतलब आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो दोनों तरफ से सेम है। ऐसे 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 वर्ड्स जिन्हें हम आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े दोनों तरफ से सेम होते हैं उन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोग्राम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोग्राम। तो ऐसे ही डीएनए के सीक्वेंस जो यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो वो सेम रीड होना चाहिए। जैसे GATTC, GAATTC, इधर से देखो GAATTC, तो इसको हम पैलिंड्रोग्राम सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पर भी देखो GAATTC, GAATTC, तो इसको ही पैलिंड्रोग्राम बोल सकते हैं। जैसे इसको एक और देख लेते हैं, है ना, इसको नहीं, ये तो दूसरा हो जाएगा, है ना। तो मतलब आप कोई भी एक सीक्वेंस उठा लो जिसमें आपको ऊपर और नीचे दोनों की तरफ आपको सेम सीक्वेंस मिले, उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे पैलिंड्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोग्राम बोलेंगे। समझ आया? तो ये पैलिंड्रोग्राम है, हाँ ये बिल्कुल पैलिंड्रोग्राम है। GATTC देखो दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से सेम है। अच्छा, और ये कट कहाँ करेगा? ये आपको कोई जो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर वो कट कहाँ करेगा? G और A के बीच में। तो यहाँ पे एक कट ये लगा, G और A के बीच में एक कट ये लगा, ठीक है। ऐसे सिमिलरली इस वाले वेक्टर पे भी कट लगेगा, ये और ये कट लगा। अब क्या होगा? जब यहाँ पे कट लगेगा तो क्या होगा? ये ऐसे करके पूरा बाहर आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये ऐसे करके पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। और वहीं पे यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो ये वाला पूरा हिस्सा बाहर आ जाएगा कट करने के कारण। अच्छा, कट कहाँ लग रहा है? ध्यान से देखो, G और A के बीच में। आपके एनसीईआरटी में नोट करोगे आप तो उसने शायद वेक्टर वाला हिस्सा जो है उसमें एक गलती से एरो इधर शिफ्ट कर दिया A और A के बीच में, तो उसे शिफ्ट कर लेना G और A के बीच में। वो एनसीईआरटी का थोड़ा सा एरर हो गया है। अब जब इसे अपन ने कट करा तो क्या मिला अपन को? देखो जरा निकाल के देखते हैं अपन। देखो जरा क्या मिला आपको? यहाँ पे आपका G बचा ऊपर, है ना, नीचे की तरफ में C बचा, ऊपर ये सब तो गायब हो गया। अच्छा, नीचे का बचा TTAA, तो क्या क्या बचा? TTAA नीचे की तरफ में आपका, थोड़ा पास पास लिखते हैं, TTAA नीचे की तरफ में बचा, है ना। देखो बाकी सब तोड़ गया, AATTC G सब गायब हो गया, दिख रहा है? बिल्कुल अपन ने कट कर दिया। अब यहाँ पर भी अगर मैं इसी तरफ इसमें करूँ क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? C बचा, यहाँ नीचे G बचा, है ना, ये G बचा, यहाँ C बचा, यहाँ पे TTAA बचा, TTAA बचा, और नीचे की तरफ में पूरा उड़ गया। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, ये जो एंड्स बचे, ध्यान से नोटिस करो, ये जो एंड्स बचे AATT, यहाँ पर भी AATT, इन एंड्स को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स मतलब वो एंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से चिपकने के लिए होते हैं। जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है तो एनसीईआरटी बोलती है वो हमेशा कट करने के बाद स्टिकी एंड्स छोड़ता है। स्टिकी एंड मतलब ऐसे दो एंड्स जो एक दूसरे से इजीली मिल जाए। जब जैसे अगर मैं ए को यहाँ लेके आऊँगा तो AT के साथ जुड़ेगा, ये वाला AST के साथ, ये दोनों AST के साथ, तो ATT बिल्कुल स्टिकी हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल पास आके चिपक ही जाए, मतलब बिल्कुल सेम बॉन्डिंग हो जाए इनके बीच में। तो ऐसे एंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो ये आपका ये हो गया, है ना, ये आपका ये हो गया, और ये आपका ये हो गया डीएनए। ये आपका G था, ये आपका C था, ये आपका TTAA था, और ये वाला जो डीएनए है आपका, ये वाला जो डीएनए उसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ। जब मैं इसको पास लेके आऊँगा ये ऐसा था और ये ऐसा था। तो यहाँ पर G बच रहा था, ये देखो ये G बच रहा था, लिख दिया अपन ने। यहाँ पर C बच रहा था, लिख दिया। यहाँ पर T बच रहा था, लिख दिया। ये T बच रहा था, लिख दिया। ये A बच रहा था, लिख दिया। ये A बच रहा था, लिख दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला कौन से का है? ये वाला इतना हिस्सा काय का है, ये वाला इतना हिस्सा उसका और इतना हिस्सा उसका है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो ये पूरा जुड़ गया है, ये दोनों डीएनए जुड़ चुके हैं, GATTC और ये दोनों डीएनए एक हो गए। समझ आया कैसे है जोड़ा? क्या करता है ये? स्पेसिफिक जगह पर सेम सीक्वेंस देखता है, पहले सेम सीक्वेंस पे स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट मारता है। G और A के बीच में कट मारा, और कट मारने के बाद दोनों तरफ स्टिकी एंड छोड़े। यहाँ पर AATT सेम टू सेम सीक्वेंस, है ना, मतलब ऐसे एंड जो एक दूसरे से चिपक जाए। ये ATT से जुड़ेगा, ये वाला ASTT से जुड़ेगा, और फिर दोनों को पास लाके चिपका दिया। ऐसे करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की फंक्शनिंग होती है। आपको समझ आया? आई होप एक बार बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और देख लो। पहले क्या करा? फॉरेन डीएनए लिया, G और A के बीच में कट करा, यहाँ पे G और A के बीच में कट करा, ये पूरा सीक्वेंस आउट। यहाँ पर भी इसने कट करा, सेम सीक्वेंस के बीच में कट करता है। कट करने के बाद इसने अपने ये बचा हुआ था तो अपन ने लिख दिया, जो बचा हुआ इस हिस्सा था। तो देखा तो अपन ने इधर पे और इधर पे स्टिकी एंड्स थे, AATT और TTAA, ये दोनों ऐसे सीक्वेंस है जो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली जुड़ेंगे, इन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और फिर ये स्टिकी एंड्स को इन्हें जोड़ दिया। ऐसे करके ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। समझ आया? इसको रब कर दूं? जी हाँ। तो फंक्शनिंग में क्या बोला कि जब भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, फॉरेन डीएनए को हमने क्या करा? इसके साथ लिंक कर। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काम करता है तो क्या करता है फंक्शनिंग में हमेशा कट एट स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है। कहाँ पर? स्पेसिफिक पोजीशन एट इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस, अपने ही सीक्वेंस, अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस के
स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करता है ना। कट एट पैलिंडोग्राम, पैलिंडोग्राम हमेशा देखता है, पैलिंडोग्राम देखता है उसके बाद ही कट करता है, ठीक है। उसके बाद कट करने के बाद लीव द स्टिकी एंड्स, इस लीव द स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स को छोड़ता है ताकि वो स्टिकी एंड इजीली जुड़ जाएं, और फिर डीएनए लाइगेज के हेल्प से वो दोनों, डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो उन दोनों को चिपका देता है, जो स्टिकी एंड है ना उनको चिपकाने में डीएनए लाइगेज का हेल्प रोल होता है। डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड्स को चिपका देता है और ऐसे करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी पूरी फंक्शनिंग कर लेता है। आई होप आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की पूरी फंक्शनिंग समझ आई होगी। अब कुछ लास्ट के कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं, उन्हें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की फंक्शनिंग है वो हमें समझ नहीं आई थी जिस वक्त हमने ई कोलाई के अंदर देखा था। ई कोलाई के अंदर हमें पता तो चल गया था, EcoR1 नाम से हमने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोज तो लिया था, पर हमें ये नहीं पता था हम उसे अपने काम में कैसे लाएंगे। तो 5 साल बाद, 5 years लेटर आफ्टर डिस्कवरी होने के 5 साल बाद क्या हुआ, डिस्कवरी होने के 5 साल बाद हमने 5 साल बाद उस पर काम करना सीखा कि हमने उसे कैसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उसे हमारे काम में अप्लाई कर सकते हैं। वो हमने 5 साल बाद हमें हमारे 5 year लेटर आफ्टर डिस्कवरी वी यूज टू फंक्शन इट, ऐसे लिख दो, वी यूज टू फंक्शन इट, हमें इसकी फंक्शनिंग के बारे में पता चला। और वो कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जिसको हमने फंक्शनली बिल्कुल समझ के इस्तेमाल करा, वो हमारा सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जिसका नाम था HindIII। वो सबसे सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जिसको हमने एक्चुअल में सीखा कि हम कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं डिस्कवरी की बात करूँ HindIII की, तो डिस्कवरी कैसी इसकी, देखो भाई बताया था रोमन नंबर 2, तो डिस्कवरी ये सेकंड है। पर फंक्शनिंग अगर बात करूँ, फंक्शनिंग सबसे पहले किसकी पता चली, फंक्शनिंग सबसे पहले हमें इसी की पता चली, फंक्शनिंग हमें सबसे पहले इसकी पता चली। काम कैसे करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो हमें सबसे पहले इससे पता चला, कैसे हम उसको इस्तेमाल ले सकते हैं। डिस्कवरी इसकी सेकंड नंबर पे हुई। और इसका बोलते हैं, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है HindIII का, वो क्या है, वो 6 बेस पेयर का है, बोलते हैं 6 बेस पेयर्स का इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो है। और HindIII जो है वो सेकंड आइडेंटिफाइड आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कहानी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें हमने पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में A to Z एंड डिटेल समझी। अगर कोई भी डाउट हो बच्चे, कोई भी दिक्कत, दर्द, पीड़ा, कष्ट, दुविधा कुछ भी हो, बिल्कुल मुझे आपसे कमेंट करना, अपन इसको सब सुधारेंगे और इसको डिटेल में जाएंगे। दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ NCERT। यहाँ पर पूरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपन ने डिटेल में कवर करा और मैंने पूरा ट्राई करा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आग लगाओ, कमेंट करो, जो कर सकते हो वो करो, पर जितने लोगों को ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में अगले टूल के साथ। आज पहला टूल कवर करा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगली वीडियो में अगला टूल कवर करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना, सब कुछ समझ आएगा, चैप्टर जोरदार हो जाएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। चलो भाई बाय बाय।